सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 उम्मीद। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारी, आपकी और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किनके कंधों पर है। बच्चों, हमारे देश की सेना का बलिदान और त्याग ही हमारी सुरक्षा करता है। तो चलिए इस पाठ में हम ऐसे ही वीर बलिदान सैनिक की कहानी पढ़ते हैं। मेजर बलराज के घर का हर सदस्य खुश था। इस हफ्ते मेजर छुट्टियों में घर जो आने वाले थे, सबसे ज़्यादा चमक रही थी उनकी दुलारी रोशनी। यानी कि बच्चों, आप देखो कि जब आपके पापा कहीं बाहर जाते हैं और एक दिन के लिए भी, और वो वापस नहीं, जब घर पे नहीं होते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो जो हमारे सैनिक हैं वो कई महीनों तक सीमा पर, यानी कि हमारे देश की सरहदों पर वो हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। और जब वो आते हैं घर पे तो उनके बच्चों की कैसी खुशी होती है, तो वही इसमें बता रहे हैं। उसने तो पूरी सूची बना रखी थी कि पापा के आने पर उसे क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। समाचार सुनकर सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सीमा पर दुश्मनों के औचक हमले, औचक यानी अचानक हमले और मेजर बलराज के लापता होने की खबर से सब अवाक थे। दादी जी के रोशनी को कमरे में भेज दिया। सबके मन में उथल पुथल मच दी। यानी कि अचानक से हमारे परिवार के सदस्य को पता चले कि वो खो गया है, गुम हो गया है, तो हमारी कैसी परिस्थिति होगी। ऐसे ही यहाँ पर रोशनी के घर की स्थिति बता रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप भी तो सेना में थे, आप बताइए ना, क्या पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। सेवानिवृत्त कर्नल रिटायर दादाजी ने रोशनी को अपने पास बिठाया और बोले, बेटा तुम्हारे पापा भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान होते हैं। ये किसी से डरने वाले या किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते। ये आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। यानी कि बच्चों कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में, बड़े से बड़ी मुसीबतों में भी हिम्मत से काम लेते हैं। इनके पास यदि अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाए तो भी ये दुश्मनों पर कहर ढाते हैं। जब ये सरहद पर होते हैं, सरहद यानी सीमा, तब भी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। बिल्कुल सही बच्चों कि जब हमारी सीमा, देश की सीमाओं पर सैनिक खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं हर परिस्थितियों में, चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे कितनी ही सर्दी हो, तब भी हम हमारे घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। इनके बिना हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि इन सैनिकों के बिना हमारे देश का कोई वजूद नहीं है। क्योंकि अगर हमारे देश की सीमाओं पर सैनिक नहीं होंगे तो हमें कोई भी विदेशी सैनिक आकर के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय सैनिक देश रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से वीरता एवं बलिदानों का देश रहा है। भारत के हर एक कोने में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। अब उनके दादाजी, किसके दादाजी बच्चों? रोशनी के दादाजी रोशनी को मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुना रहे हैं कि मेजर धन सिंह थापा कौन थे। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928 को शिमला में जन्मे। नेपाली मूल के भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में वे फौज में भर्ती हुए। वे बहुत ही मितभाषी, यानी कि बहुत कम बोलने वाले और मेहनती अधिकारी थे। अनावश्यक बोलना और खुद को बहादुर जताना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। 20 अक्टूबर 1962 को अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को तैयारी का अवसर ही न मिला। सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया, यानी कि आदेश दिया। जबकि चीनी सैनिक लद्दाख में बहुत सारी चौकियां पहले ही बना चुके थे और उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूकें थी।
इधर मेजर थापा को छोटी छोटी चौकियाँ बनाने का हुक्म दिया, यानी कि उन्हें क्या हुक्म दिया, यानी क्या आदेश दिया कि आप तुम जो है छोटी छोटी चौकियाँ बनाओ। उनके पास केवल 28 सैनिक और थोड़े बहुत गोले बारूद और बंदूकें थी। धन सिंह मोर्चे पर रवाना हो गए। हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है, पर मोर्चा पथरीली बंजर जमीन, बंजर यानी अनुपजाऊ, जहाँ पर कोई भी उपज नहीं होती, जमीन पर लगा था। झीलें सुंदर है, पर वहाँ रहना कठिन था। इसलिए चीन के पोंगांग जिले के पास चुशुल हवाई पट्टी पर हमले के लिए चुनी। 20 अक्टूबर को श्री जप चौकी पर हमला हुआ। गोलंदाज फौज की गोलीबारी शुरू हुई। हमला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक चलता रहा। फिर एक साथ भारी संख्या में दुश्मन चींटी की तरह आते दिखाई दिए, यानी कि हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो कितने थे, सिर्फ 28, और जो दुश्मन सेना थी यानी कि जो चीन की सेना थी वो बहुत मात्रा में हमारे सैनिकों पर हमला करने के लिए आते हुए दिखाई दिए। छोटी तोपें मार करती हुई आ रही थी। सामने दुश्मन की गोलीबारी हो रही थी। धन सिंह के पास जवान और गोला बारूद तो कम थे, परंतु साहस की कमी न थी। मेजर थापा ने ऐलान किया, एक गोली एक सैनिक एक दुश्मन, कि हमारे पास एक गोली है, हम एक दुश्मन को मारेंगे और हमारे एक सैनिक को हम खो देंगे। उनका हौसला साथियों को भी ताकत दे रहा था। फिर गोलियां खत्म हो गई, साथी गिरते गए। 3 साथियों के साथ थापा ने मोर्चा संभाला। घायल हुए और लड़ते रहे। उन्हें काबू में करने के लिए चीनी सैनिकों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आखिर वे दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिए गए। दुश्मन ने तरह तरह के कष्ट दिए। पूछा, भारतीय फौज कहाँ है, कितनी है, कौन कौन से हथियार उनके पास है। बच्चों, जब दुश्मन सैनिक हमारी सेना को पकड़ लेते हैं तो वो सैनिक क्या करते हैं, हमारी सेनाओं की जो गुप्त बातें हैं वो जानने के लिए हमारे सैनिकों पर बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। पर फौलाद यानी मजबूत इरादे वाले धन सिंह ने जुबान नहीं खोली, जुल्म सहते रहे, यानी उनके ऊपर जो हमारी दुश्मनी सेना थी वो उनके ऊपर अत्याचार करते रहे। वे न यातना से डरे और न प्रलोभन से डिगे। उन्हें कोई बहुत सारी शारीरिक कष्ट दिया गया, उन्हें लालच दिया गया, पर वो बिल्कुल भी डिगे नहीं। जब वे अपने वतन लौटे तो उन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला। वे मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुँचे। पद मुक्त होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। यह सुनकर रोशनी की आंखों में चमक आ गई। सच दादाजी, तो क्या पापा भी लौट आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। फिर बहादुर पिता की बहादुर बेटी उम्मीद के साथ स्कूल के लिए तैयार होने चल दी। धन्यवाद।